मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला का बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। ये है इंडिया क्राइम। वो विधानसभा जहां से आप चुनते हैं अपना विधायक, वो विधानसभा जो बताती है आपके घर का पता, काम करा जहाँ से आती वहाँ पर बड़ी जल्दबाजी और जहाँ दूसरी पार्टी का थोड़ा सा बड़ी आगे वहाँ में काम करवा। हम करेंगे उसी विधानसभा की पूरी पड़ताल। यही लगा कि अपने हमारे गाँव में तरक्की, लेकिन कोई तरक्की का काम नहीं हुआ है। टीचर भी नहीं है और नए कर्मचारी है, बच्चे खुद साफ सफाई कर रहे हैं। जानेंगे आपके मुद्दे, आपकी राय। उन्होंने कुछ नहीं देखा क्या हो रहा क्या नहीं, वो दंगे के साथ एक ही संप्रदाय को देखा जा रहा है। विधायक जी को देना होगा अपनी परफॉर्मेंस का हिसाब। लागत नहीं हो रही है, इससे तो इतने परेशान है। क्या बदल गया विधानसभा का सूरत हाल? ये हाथा था गेट ही बदला है, जब से यहाँ दिखाई दे रहा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ना अस्पताल है, ना कोई सुविधा है, सवारी की भी सुविधा नहीं कोई ऐसी, और ना बैंक है। या फिर सड़क, चिकित्सा और शिक्षा का बुरा है हाल। जब यहाँ जब हमारे गाँव मार्ग पड़ा, जब निकल से पड़ा। देखिए मेरे साथ विधानसभा रिपोर्ट कार्ड। उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने विकास रैली पर कहा कि ये रैली उत्तराखंड सरकार के विकास की रैली है। सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जो विकास कार्य किए हैं उन्हें जनता के बीच पहुंचाना ही इस रैली का उद्देश्य है। और क्या कुछ कहा आरपी रतूड़ी ने, आइए सुनते हैं। जनता को क्या मैसेज करती है कांग्रेस अपने सतत विकास यात्रा के द्वारा? निश्चित तौर पर सतत विकास संकल्प यात्रा है। ये एक संदेश हम देना चाहते हैं कि जो हमारी सरकार ने उत्तराखंड में विकास कार्य किए हैं, जो उत्तराखंड में जो पिछली सरकार के और कांग्रेस के जो कार्यकाल है, इन दोनों का हम लगभग लोगों को बताएंगे कि 7 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में रही, 9 साल हमारे कार्यकाल में क्या कार्यक्रम हुए, कितना विकास हुआ, क्या रोड मैप था, क्या हरीश रावत जी की थीम थी, क्या उनका विजन था, ये आम जनता तक बताएंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में जो उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया, 18 तारीख से अब तक आपदा में कोई मदद न करना, जब आपदा के बाद माननीय मोदी साहब 14 में प्रधानमंत्री बने, एक बार उत्तराखंड का दौरा न करके ये साबित किया कि हम उत्तराखंड को कहीं पर भी, जबकि ये सामरिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है, चाइना से लगा हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था इसकी चाक चौबंद देखने का काम केंद्र सरकार का है। और केंद्र सरकार ने इसको कतई भी, जो यूपीए सरकार ने बजट दिया था आपदा के लिए, केदारनाथ आपदा के लिए 7,500 करोड़,
उसमें जब केंद्र की यूपीए सरकार थी 2200 करोड़ रुपए उन्होंने रिलीज किया था, और जैसे मोदी साहब आए उन्होंने एक भी पैसा इस मद में नहीं दिया है। जहां एक तरफ काले धन को लेकर पूरे देश में बाजार गर्म है, वहीं उत्तराखंड कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लोगों ने राज्यपाल आवास रोड पर शांतिपूर्वक सांकेतिक धरना किया। धरने में जनता को हो रही दिक्कतों की मांग को प्रमुखता से उठाया गया था। क्या कुछ कहा धरने में मौजूद नेताओं ने, जाना हमारे संवाददाता चंदन कुमार झा ने। आइए देखते हैं। ये बहुत ही दुख का विषय है कि जिन लोगों ने ये कह करके 2014 में कि अच्छे दिन आएंगे, ये कह करके लोगों का वोट ठग लिया। मुझे बड़ा दुख हुआ। वहां एक किसान आया कि साहब हमारी अब ये रबी की फसल की बुआई होनी है और हमारे पास तक के लिए पैसा नहीं है। अब अगर रबी की बुआई नहीं होगी तो सबसे ज्यादा संकट तो भाई आप लोगों पर आने वाला है। गेहूं नहीं होगा, क्या खाओगे? तो उसके लिए हमने राष्ट्रपति जी से निवेदन किया है, जो मजदूर है, गरीब है, उत्तराखंड को 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया 8 तारीख से लेकर के और अब तक। और मुझे लगता है कि ज्योतिष में ये माना जाता है कि 8 का होता है और 8 बजे उन्होंने घोषणा की थी। ये शनि जो है नरेंद्र मोदी जी और भाजपा पर जो है उनके सिर पर चढ़ करके बोल रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने एक आह्वान किया है आज, ये सांकेतिक है। हम सतत जो हमारी विकास यात्राएं चल रहे हैं उसमें भी इन बातों को उठा रहे हैं। कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था, मैंने कहा हमारी सरकार है यहाँ, आपको फौरी तौर पर यहाँ के जो हमारे रहने वाले लोग हैं उत्तराखंड के, उनको जो है मदद करनी चाहिए। तो शायद सुबह उन्होंने 9:30 बजे उस पर कुछ फैसला लिया होगा। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इससे प्रभावित नहीं है। तुगलक की आत्मा इस समय नरेंद्र मोदी जी में प्रवेश कर चुकी है, जो कि न मंत्रिमंडल से बातचीत करता है, न राष्ट्रपति जी को बताता है, न आज संसद चल रही है। अरे भाई 5 दिन इंतजार कर लेते, संसद सत्र में बातचीत करके इस मसले को लाते, तो आज सारी अवाम जो परेशान है, हम कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड की कांग्रेसियन कि उसकी आवाज बन सके। बात राज्यपाल के माध्यम से आप लोग रख रही हैं, आपको नहीं लगता कि काफी हम लोग पीछे हो गए हैं इसको रखने में? निश्चित तौर पर देरी हुई है। उस देरी का कारण मैं आपको बताऊं, क्योंकि लगातार हमको ये लग रहा था कि स्थिति सुधर जाएगी। जिस तरह से मोदी जी ने 8 नवंबर को वायदा किया कि नोटबंदी तो हम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भारी मात्रा में सप्लाई जारी रहेगी। लेकिन जब हमने देखा कि आज 10-12 दिन गुजर जाने के बाद भी लोगों में त्राही है और लोगों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं, उस वजह से ये प्रोग्राम हमने देर से किया, क्योंकि हमको लग रहा था कि हालात जो हैं समय रहते संभल जाएंगे। ये प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी द्वारा सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन का है, मोदी जी की नोटबंदी के खिलाफ है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कालाबाजारी को समर्थन देती है, हम हमेशा कालाबाजारी के खिलाफ रहे हैं। लेकिन जो जनता को परेशानी हो रही है, आम जनता को परेशानी हो रही है, किसानों को परेशानी हो रही है, जिनके घर में शादी है उनको परेशानी हो रही है, जिनके घर में बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में मरीज को बहुत परेशानी हो रही है इलाज में, तो ऐसे लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़े होकर ये बताना चाहती है कि मोदी जी कुछ करिए। देर नहीं हो रहा है नोटबंदी पर, आप लोगों को लगता है? नहीं, देर नहीं है, बिल्कुल उचित समय पे है, क्योंकि जनता को इसकी असलियत अब मालूम पड़ रही है। देशभक्ति का अनावरण पहना करके और जिस प्रकार से पूरे देश के रिटेल मार्केट को तहस नहस करने का काम किया। इस देश में 80% रिटेल मार्केट जो है वो कैश होता है। पूरा का पूरा रिटेल मार्केट चरमरा गया है और भारतवर्ष जो दुनिया की एक सबसे मजबूत ग्रोइंग इकोनॉमी की थी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, उसका जिस प्रकार से सत्यानाश मोदी जी ने किया है, मैं समझता हूं आने वाली पीढ़ियां और आने वाली सदियां इनको माफ नहीं करेंगी। तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ इस छोटे प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा? नोटबंदी पर जिस तरीके से सरकार ने ये कार्य किया है वो पूरी तैयारी के साथ नहीं किया है। ये कौन सा लॉ कहता है अगर मेरा पैसा बैंक में रखा हुआ है मैं उस पैसे को भी नहीं निकाल सकता हूं? संविधान कहता है कि ये मेरा पैसा है, इसको मैं निकाल सकता हूं। ये कौन सी हठधर्मी है कि मैं अपना पैसा रखा हुआ भी निकाल सकता हूं? ये कैसी रोक है? हमारा कहना यह है कि जो जमा पैसा है एक ग्राहक का या आदमी का, उसको वो पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि ये जो है काला धन वापस आना चाहिए और इस पे सख्ती से सख्त जो है कानून बनने चाहिए, लेकिन एक
से और जिन पर काला धन है उनको जो है असलियत में पकड़कर बाहर लाना चाहिए। देखिए अभी रात को 12-12 बजे तक एटीएम पे लाइनें लगी रहती हैं, 3-3 किलोमीटर की लाइनें लगी हैं। बेचारी जो जिनके यहाँ शादियां हैं वो बेचारे परेशान, जिनको कई ऐसे हैं जो आपने एक साथ ही ऊपर से कोई प्रिपरेशन के बिना ऐसा कर दिया है, करेंसी नहीं है, एटीएम खाली है, जानबूझ के आप कह रहे हैं पैसा धन है। जब धन है तो उसमें पैसा मिल क्यों नहीं रहा है पब्लिक के लिए। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ। क्राइम को फ्री करने के लिए जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो कदम उठाया है, इसमें जो है रुपए जमा करने का, कि इसमें जो 500 करोड़ ये जमा करने चाहिए, तो ये जमा कर देने चाहिए आदमी को। इससे क्राइम भी रुकेगा और इससे काला धन है वो भी रुकेगा। हमारे देश में क्राइम कैसे घटे? हमारा देश बहुत तरह की संस्कारों और संसाधनों से परिपूर्ण देश है और इस देश में जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ते चला जा रहा है उस पर कोई रोक लगे तो एक बहुत ही अच्छी मुहिम है। और जितना भी क्राइम जो होता है वो कहीं न कहीं आर्थिक उस कारण उसके पीछे है और उस आर्थिक कारण के चलते ही क्राइम होता है। गरीबी के कारण भी गुंडागर्दी करते हैं, जो पैसे की लूटपाट होती है। और क्या होता, सरकार भी कभी कभी हमारी रहती है, जो अच्छी सरकारें आती हैं तो आपने देखा है कि ये सब कुछ खत्म हो जाता है। और वहीं सरकारों को भी इस तरह से एक स्ट्रिक्ट तरह से लेना चाहिए, जो भी एक्शन लें वो उनका अपना है, अच्छे से लें वो तो ज्यादा रहेगा सही। जैसे इंडिया क्राइम का आज चैनल हमारे बीच आए हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लोगों की जो एक एक बात है, जो जन समस्या है, लोगों को बीच लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को एक समस्या को बीच समाधान दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जब तक रोजगार को लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक रोजगार सभी लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, जब रोजगार से जुड़ जाएगा तो स्वतः अपने आप क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। बेरोजगारी ही सबसे बड़ी समस्या है क्राइम का। मेरे को पता चला इंडिया क्राइम चैनल के द्वारा क्राइम फ्री इंडिया की कोशिश जारी है, तो मैं इस चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। ये बहुत ही अप्रिशिएबल मूवमेंट है इनका, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हर मोड़ पर हमारे न्यूज़पेपर में नेगेटिव न्यूज भरा होता है, वो क्रिमिनल से जुड़ा होता है, टेररिज्म से जुड़ा होता है, मर्डर से जुड़ा होता है। तो इस क्राइम फ्री मूवमेंट में मेरा जो एडवाइस है पर्सनली, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे जो जन्म लेते हैं उनकी पहली पढ़ाई जो फैमिली से स्टार्ट होती है, वहाँ से हम उनको अंदर संस्कार डालें, मॉरल एजुकेशन की पढ़ाई हो। जो हमारे स्कूल में आज अभाव देखा जा रहा है कि नैतिक शिक्षा की पढ़ाई नहीं हो रही है, लोग संस्कार और मॉरल नहीं सिखा पा रहे हैं। हम भौतिकतावाद की तरफ सीधा कैरियर ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, इसके पीछे भाग रहे हैं। उस चीज को बच्चे को बताया जाए कि उस दौड़ के साथ साथ आपको आपके अंदर संस्कार हो, मानवता हो, ह्यूमैनिटी के प्रति इज्जत हो। जो मानवता की इज्जत करेगा वो खुद ब खुद क्राइम से दूर रहेगा। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे, हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नकारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें
missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। अब होगी सत्याग्रह की बात, हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी आवाज, सड़कों से लेकर सदन तक हंगामे की उठेगी आवाज, हर प्रदर्शन पर करेंगे पूरी पर, किसकी मांग हुई पूरी, कौन रहा बदहाल, बनाएंगे हम मुद्दा, करेंगे असरदार। जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम जनाक्रोश, सिर्फ इंडिया क्राइम पर। अपराध की दुनिया की हर खबर पर होगी नजर। अपराध कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हम करेंगे पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध देश को कर रहा है बर्बाद। देश को क्राइम फ्री बनाने में चाहिए आपका साथ। हमारी मुहिम का हिस्सा बने और भेजें अपने इलाके, अपने शहर की आपराधिक खबर। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। विधानसभा चुनाव 2017 की महा कवरेज। भारत माता की। उत्तर प्रदेश में क्या होंगे राजनीतिक समीकरण? पूरा हिंदुस्तान 5-10 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए चलाया जाए। क्या यूपी में फिर दौड़ेगी सपा की साइकिल, या फिर माया का हाथी दिलाएगा सीएम की गद्दी? प्रदेश में बीजेपी व इनके सभी कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोग सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं। मोदी लहर के साथ बीजेपी को कितना मिलेगा फायदा? क्या कामयाब होगी राहुल गांधी की खाट राजनीति? ये मोदी जी जो आए हैं ये सिर्फ बोलते हैं। यूपी की हर चुनावी हलचल पर हम रखेंगे पैनी नजर, करेंगे रिपोर्टिंग हर विधानसभा से सीधे आप तक। जल्द देखिए विधानसभा चुनाव पर हमारा खास कार्यक्रम कौन होगा सुल्तान, सिर्फ इंडिया क्राइम पर। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शर्मा। खबरों की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का किया लोकार्पण। समारोह में शिवपाल और आजम खान भी हुए शरीक। 23 महीने के रिकॉर्ड समय के अंदर किया मुख्य कैरेजवे का निर्माण। मायावती ने नोटबंदी मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा, जब देश के लोग होते हैं परेशान तो पीएम को लगता है बहुत अच्छा। नोटबंदी फैसले को बताया राजनीतिक स्वार्थ। सपा पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह ने जन्मदिन मनाने से किया इनकार। सपा कार्यकर्ताओं से कोई समारोह आयोजित न करने की अपील की। कहा, कानपुर रेल हादसे से हूं मैं आहत।
बीजेपी विधायक सुरेश राणा ने आजम खान पर दिया विवादित बयान। कहा आजम साहब का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। साथ ही कहा आजम खान के बयान के पीछे सीएम अखिलेश का रहता है हाथ। बुलंदशहर में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं की दबंगई आई सामने। कार्यकर्ताओं ने प्रेमी जोड़े की लाठी डंडे से की जमकर पिटाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी जोड़े को बचाया। कुछ भी बोलने से बचती दिखाई दी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया। इस 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का लोकार्पण उन्नाव जिले के बागर मऊ में किया। इस दौरान सीएम अखिलेश यादव के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, राज्यसभा सदस्य रामगोपाल यादव और कैबिनेट मंत्री आजम खान भी मौजूद रहे। अखिलेश सरकार ने उद्घाटन के दौरान दावा किया कि एक्सप्रेसवे के मुख्य कैरिजवे का निर्माण 23 महीने के रिकॉर्ड समय में किया गया है। अखिलेश ने बताया कि एक्सप्रेसवे आगरा से शुरू होकर फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर, उन्नाव होते हुए लखनऊ तक पहुंचेगा। 302 किलोमीटर लंबे से आगरा से लखनऊ की दूरी को 3 से 3.5 घंटे में तय किया जा सकता है, जबकि दिल्ली से लखनऊ की दूरी तय करने में 5 से 6 घंटे का वक्त बचेगा। नोटबंदी फैसले के चलते बैंक और एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। विपक्ष पार्टियां लगातार नोटबंदी का विरोध कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पीएम पर निशाना साधा। मायावती ने पीएम को निशाने पर लेते हुए कहा कि पीएम ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नोटबंदी का फैसला किया है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी। जब देश में लोग परेशानी में होते हैं तो पीएम को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहीं जब पूंजीपति और धन्ना सेठ खुश होते हैं तो पीएम की खुशी दुगनी बढ़ जाती है। इसके अलावा कानपुर में हुए ट्रेन हादसे पर मायावती ने कहा, ट्रेन हादसे के लिए पीएम की पूंजीवादी नीतियां और कार्यशैली जिम्मेदार हैं। बुलेट ट्रेन पर खरबों लगाने की बजाय पटरियां ठीक करने पर केंद्र सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानपुर के पुखरैया में रेल दुर्घटना के चलते सपा पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। आपको बता दें कि मुलायम का 78वां जन्मदिन कल है। सपा अध्यक्ष ने कहा, कानपुर में हुए रेल हादसे से मैं बहुत दुखी हूं। तमाम जानें चली गई हैं, कई लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। मैं हादसे से इस कदर आहत हुआ हूं कि मैंने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला लिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि उनके जन्मदिन पर कोई समारोह आयोजित न किया जाए, बल्कि हादसे से हताहत लोगों की मदद के लिए इलाज आदि की व्यवस्था की जाए। आपको बता दें, यादव के जन्मदिन पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय और जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में विशेष व्यवस्था की गई थी। शामली से बीजेपी विधायक सुरेश राणा ने यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान पर विवादित बयान दिया। सुरेश राणा ने आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि आजम साहब का तो चरित्र ही ऐसा है और मैंने तो कई बार कहा है कि आजम खान का जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है। साथ ही कहा, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सलाह देता हूं कि मुजफ्फरनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम खर्च कर मानसिक रोगियों को ठीक करने वाले चिकित्सक हैं। आजम खान को आप मुजफ्फरनगर भेजिए, मैं उनका निःशुल्क इलाज करवाऊंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आजम खान के कारण यूपी का माहौल बुरी तरह बिगड़ा हुआ है और मैं तो कहूं आजम खान के हर बयान के पीछे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खड़े हैं। शहर में बढ़ रहे प्रदूषण धीरे धीरे विकराल रूप ले रहे हैं। इस वक्त धर्मनगरी काशी का प्रदूषण से काफी बुरा हाल है, जिसे लेकर प्रदूषण को रोकने और लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए सामाजिक संस्था विस्टल ब्लोअर ट्रस्ट ने 100% यूपी अभियान के अंतर्गत पर्यावरण चौपाल का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्घाटन सोनी चौरसिया ने किया। इस मौके पर ट्रस्ट के सदस्य आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि चौपाल लगाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आम जनता को वायु प्रदूषण के प्रति जागरूक कर सके, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदूषण चुनावी मुद्दा बनने के लिए ये चौपाल रहेगा, ताकि चुनाव प्रचार में आने वाली सभी पार्टियां भी इस सवाल पर अपना एक ठोस एजेंडा बनाने को मजबूर हो सके, क्योंकि मुंबई जैसे शहरों में बनारस से काफी कम वायु प्रदूषण होता है, तो वहां स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया जाता है, लेकिन धर्मनगरी बनारस में इन बातों का प्रशासन कोई ध्यान नहीं रखता। इसलिए पर्यावरण के लिए लगाया जा रहा ये चौपाल 2 महीनों में शहर के लगभग
300 जगहों पर लगाई जाएगी, जिसमें वायु प्रदूषण पर तमाम राजनीतिक दलों से जवाब मांगने के लिए आम जनता को प्रेरित किया जाएगा। एक तरीके से दयनीय स्थिति हो गई है पूरे देश की, और उसमें खास करके बनारस की। जिस प्रदूषण के तहत बम्बई में, दिल्ली में जिंदगी थम जाती है, उसमें बनारस के लोग मरने के लिए छोड़ दिए गए हैं स्वतः निकाह से। तो ये बहुत गलत बात है। अभी भी बनारस के वायु प्रदूषण, बनारस के प्रदूषण के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोग चीख चिल्ला रहे हैं, हम लोग इतनी बार बता रहे हैं। कानपुर रेल हादसे के पीड़ितों को रेलवे अधिकारियों ने सहायता राशि बांटनी शुरू की है। कानपुर हेल्थ हॉस्पिटल भर्ती घायलों को रेल अधिकारियों ने 25-25 हजार की नकदी राशि प्रदान की। रेल अधिकारी A.K. दीक्षित की टीम और RPF सिपाहियों के साथ रेल अधिकारियों ने सभी घायलों को सूची बनाकर उनको पैसा देना शुरू किया। अधिकारियों ने घायलों को 100-100 के नोटों में सहायता प्रदान की। रेल प्रशासन में घायलों को 25-25 हजार और गंभीर घायलों को 50 हजार की सहायता राशि निर्धारित की है। को अंतरिम जो सहायता राशि है वो प्रदान करी जा रही है। अभी निर्धारित है 25,000 रुपए पर गंभीर, हाँ, घायल के लिए। सारे मरीज कितने लिस्ट बनी है सर? अभी ये हमें पता नहीं है डॉक्टर साहब। क्राइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, हम देखेंगे कि जो समाज में हम लोग शिक्षा देते थे अपने बच्चों को, अब उतना ध्यान नहीं देते और सारी चीज़ें हैं, या सोशल प्रेशर कम हुआ है, ये कह लीजिए पहले। इस वजह से व्यक्ति क्राइम की तरफ उन्मुख हो जाता है। सोसाइटी का रोल भी होना चाहिए इसमें, परिवार का रोल भी होना चाहिए। वही लड़कियों के साथ क्राइम हो रहा है तो हम लड़कियों को क्यों देखें, तो लड़कों को देखेंगे ना। क्राइम तो लड़के कर रहे हैं, अपने लड़कों को हम कंट्रोल करेंगे तो लड़कियाँ अपने आप से। पुलिस का बहुत रोल है। अब कई बार हम लोग उसका बहुत अच्छा चेहरा देखते हैं और कई बार हम बहुत जो है डरावना चेहरा देखते हैं। तो अभी तो ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको जो है, पुलिस को जो है थोड़ा सा जो है सहूलियतें भी दे, उनको सहूलियत बनाए। कई बार क्या होता है कि क्राइम हो गया और उसके बाद जो है ये लोग पहुंच रहे हैं। हर जगह सुविधा शुल्क की डिमांड की जाती है, जिससे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है। सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए।